लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में डिस्कस करूंगा। Okay, so recording has started, and today we have lecture number 25. Lecture 25 है। I hope ये नंबर ठीक डाला हुआ हमने, गलत तो नहीं डाल दिया। लेक्चर 24 25 ठीक है। Want to Okay, so today we are going to discuss these topics: PHP debugging, installation, and debugging. Installations, debugging. Then PHP functions, arrays, and then we are going to discuss forms. Basically, with PHP we can submit data to the server, and data input. For data input we use form. So that's why PHP form is the most important ingredient of PHP, in which you learn that how to submit data in the form, how to validate the data, how you can validate various aspects like URLs, email, etc., and what security related uh, issue, how we can handle security related issues, because once you input the data, it means that any script or any undesired script can be injected by the user. So that's why it's important that to place some checks while we are accepting data input from the forms. So we will see that how PHP can help us in this. So let's start with the PHP installation and debugging. The first step is to install XAMPP. XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, which is, you may call it the latest version of MySQL. Then PHP, Perl, and Apache server as well. And you can download and install it. It's easy. तो ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि PHP अलग से अकेली भी इंस्टॉल की जा सकती है। इसका डेमो मैंने आपको दिया था पिछले लेक्चर में। क्या PHP की वेबसाइट पे जाएं और डाउनलोड कर लें, डाउनलोड हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन जनरली PHP के साथ हमें वेब सर्वर चाहिए होता है, और साथ ही हमें MySQL भी चाहिए होती है, विच इज़ अ डेटाबेस। तो ये फिर इसमें ज़्यादा फिर बेहतर ये रहता है कि आप XAMPP इंस्टॉल कर लें। XAMPP में फिर पूरा जो सारी इंस्टॉलेशन है वो सारी जो भी हमें रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जैसे PHP है, Apache वेब सर्वर है, और MySQL है जिसको हम MariaDB कह रहे हैं, तो ये चीज़ें इकट्ठी इंस्टॉल हो जाती हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आसान हो जाती है। तो अगर PHP में आपने काम करना है तो XAMPP इज़ द आइडियल चॉइस फॉर इंस्टॉलिंग PHP एंड इट्स रिलेटेड पैकेजेस। अच्छा, मैंने आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर इंस्टॉल करना सिखाया था। तो बेसिकली Apache इज़ एन इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन PHP की आप कर सकते हैं Apache पे भी, लेकिन आपको PHP जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, वो
जैम सर्वर, उसके साथ जैम सर्वर ही इंस्टॉल करते हैं और इसी पे काम अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। अपेची ओपन सोर्स है और इसी तरह माईएसक्यूएल ओपन सोर्स है, पीएचपी ओपन सोर्स है। तो ये पूरा पूरा पैकेज जो है वो ओपन सोर्स एप्लीकेशंस का है। तो लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल द होम पेज ऑफ जैम फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड। ये होम पेज है, ये लिखा हुआ है apache-friends.org index.html। सिंपली आप जैम लिखेंगे तो जैम की ये साइट मिल जाएगी आपको। लेट मी गिव यू द सर्च डेमो। जैम, तो ये आ गया जैम इंस्टॉलर्स एंड डाउनलोड। ये आप क्लिक करेंगे तो वही देखें apache-friends.org आ जाएगा। तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इट इज़ रिटन दैट XAMPP इज़ द मोस्ट पॉपुलर PHP डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। और इसमें विंडोज़ पे अगर काम कर रहे हैं तो इस जो लेटेस्ट वर्जन है ये PHP 8.0.6 को डाउनलोड करेगा। और सिमिलरली यू कैन हैव इंस्टॉलेशंस फॉर लिनक्स एंड OS। सो नेचुरली हम पाकिस्तान में ज़्यादा विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो वी विल क्लिक विंडोज़ एंड वी विल ये सीधी सीधी इसकी इंस्टॉलेशन खुल गई है। तो ये इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा, .exe फाइल है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये मैं डाउनलोड भी दिखा देता हूँ आपको। ये जैम की exe फाइल पड़ी हुई है, जैम विंडोज़ 64 8.0.6 BS16 installer.exe। तो ये इंस्टॉल कर लिया। ये मैंने अपनी ई ड्राइव में डाउनलोड किया है और ई ड्राइव में ही इंस्टॉल किया। ये मैंने ये फ़ोल्डर मैंने अनइंस्टॉल कर लिया है और ये फ़ोल्डर पड़ा हुआ है मेरा जैम के नाम से। आप सी ड्राइव में भी रख सकते हैं, किसी भी ड्राइव में रख लें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि IIS में जो रूट फोल्डर होता है वो कौन सा फोल्डर होता है, किसको याद है? IIS में जब लोकल होस्ट से हम जाते हैं तो किस लैंड करते हैं, किस फोल्डर में लैंड करते हैं? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर में किस फोल्डर में लैंड करते हैं हम? एनीबॉडी हु रिमेंबर्स? तो वो www रूट वाला फोल्डर होता है। www रूट का यस, फोल्डर होता है। इसमें सर htdocs उस फोल्डर में लैंड करते हैं, वो हमारा जो होता है ये www रूट का फोल्डर है। ये देखें CINETPUB और www रूट, तो हम यहाँ पे लैंड करते हैं आके जब हम लोकल होस्ट लिखते हैं। तो जब हम जैम इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा फोल्डर होता है जहाँ पे लोकल होस्ट पे हम ड्रॉप होते हैं आके, तो दैट इज़ htdocs। ये फोल्डर होता है जैम के अंदर htdocs। तो इस फोल्डर में आएंगे, यहाँ पे लैंड करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा एक PHP का फोल्डर बन जाता है। ये PHP सारी इंस्टॉलेशन हो गई है साथ ही 8.0.6। फिर पर्ल भी इंस्टॉल हो जाती है साथ ही। पर्ल का हमारा कोर्स में शामिल नहीं है, सो विल नॉट स्टडी दैट। इसी तरह आपको MySQL का फोल्डर नज़र आ रहा है, MySQL के फोल्डर में MySQL इंस्टॉल हो गई है सारी। तो हमसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं। फिर एक MySQL डेटाबेस, PHP और htdocs, जहाँ पे हमने जिस फोल्डर में हमने अपनी वेबसाइट बना के रखनी है, इस फोल्डर में htdocs में। सो एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? जी, कोई सवाल हो तो शर्माए ना, पूछते जाएं साथ साथ। कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो हो सकता है कुछ चीज़ मिस कर जाऊँ मैं बताने में। तो ये रैम को हमने जिप exe फाइल है उसे इंस्टॉल करेंगे।
इसकी मैं छोटी सी 1.5 मिनट की वीडियो है, ये भी दिखा देता हूँ आपको इंस्टॉलेशन कैसे हो रही होती है इसकी। स्कैन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं यही बता दूं आपको। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। अपैची होगा ही होगा, ग्रे हुआ होगा। माई एसक्यूएल होगा, ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर लें इसको। फिट्ज़िला, फाइलज़िला एफटीपी सर्वर है ये इंस्टॉल होगा। हमारी कोर्स में नहीं है एफटीपी सर्वर, लेकिन एफटीपी सर्वर अगर चाहिए हो तो देन आप इसको भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह मरकरी मेल सर्वर है। अब अपना लोकल कंप्यूटर पे मेल सर्वर बना सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है उसका नाम है एक्सचेंज। तो इसी तरह आप लोकल पूरा ईमेलिंग फैसिलिटी बना सकते हैं। सो मरकरी इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्रिएटिंग अ मेल सर्वर। इसके बाद टॉम कैट है। टॉम कैट, अगर हमने, ये भी वेब सर्वर है, लेकिन टॉम कैट हम यूज़ करते हैं जब हमने जावा बेस्ड डेवलपमेंट करनी हो। तो ये जावा बीन के बिल्ट इन फंक्शनैलिटी देता है। जनरली हम जब जावा में काम करते हैं तो वी मेक जावा बीन्स, और जावा बीन्स वेब डेवलपमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं। तो उस वक्त फिर हम डॉम कैट पे यूज़ करना ज़्यादा, को यूज़ करना ज़्यादा आसान होता है। सो फॉर PHP प्रोग्रामिंग वी डोंट नीड टॉम कैट, वी नीड अपैची, वी नीड MySQL। देन PHP ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगी। पर्ल के पास ऑप्शन है आपका, अनइंस्टॉल कर दें। इसके बाद PHP माई एडमिन, ये आपको चाहिए होगा। PHP माई एडमिन, इसलिए ये चेक होना ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं। इस स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। नो क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहाँ पे इसने C ड्राइव ले रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। आप, मैंने जैसे F पे इंस्टॉल किया है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि C ही रखें। अच्छा, अब ये इसके साथ एक bitnami.com एप्लीकेशन है। ये वर्डप्रेस और बाकी इंपॉर्टेंट किस्म की काफ़ी एप्लीकेशंस फर्दर अपैची सर्वर पर इंस्टॉल करने में हमें हेल्प करता है। चलिए जी, एक ब्रीफ इंट्रो मिल गया आपको। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कंसोल। सो दिस इज़ अ कंसोल, और इस कंसोल में आपको नज़र आ रहा है अपैची। अपैची की जो पोर्ट हैं, ये पोर्ट 80 और पोर्ट 443 यूज़ कर रहा है। आई कैन स्टार्ट एंड स्टॉप द अपैची। ये मैं स्टॉप कर रहा हूँ इसको। ये रन होना बंद हो गया। इसका मतलब है जब मैं लोकल होस्ट करूँगा तो
आई विल नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन। लोकल होस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ तो क्योंकि मैंने इसे बंद कर दिया है तो ये आ जाएगा साइट के नॉट बी रीच्ड। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, आई प्रेस लोकल होस्ट अगेन। अब ये देखें लोकल होस्ट पे ये वेबसाइट खुल गई है एंड इट इज़ लोकल होस्ट डैशबोर्ड, ये खुल गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है पैची, मारिया डीबी, माईएस, पीएचपी, पर्ल। ये ज़हन में रखना है आपने कि मारिया डीबी इज़ दी सेकंड नेम फॉर माईएसक्यूएल। ठीक हो गया। तो जितनी माईएसक्यूएल की कमांड है वो मारिया डीबी में चलेंगी। इट इज़ बेटर देन माईएसक्यूएल के नया वर्जन लेकर आए हैं ये। अच्छा जी, और ये बिटनामी एप्लीकेशन का बताया हुआ है, कोई इंस्टॉल करना है तो कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद PHP माई एडमिन। अच्छा ये मैं बाद में आता हूँ, ये PHP माई एडमिन मैं भी दिखाता हूँ। पहले थोड़ा कंट्रोल पैनल से तारुफ करा दूँ आपका। अच्छा, माई एसक्यूएल को भी आप स्टॉप और स्टार्ट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल इस वक्त रन हो रही है और पोर्ट यूज़ कर रही है 3306। आई कैन स्टॉप इट। तो अब इस पर अगर डेटाबेस एक्सेस करेंगे तो नहीं हो सकेगी। एंड देन आई कैन स्टार्ट इट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉन्फ़िगरेशंस में और सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग, सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आप ये पहले अपेची का टैब मैं क्लिक करता हूँ तो नज़र आ रहा है मुझे कि अपेची 2.4 है, ये मेन पोर्ट 80 है और SSL पोर्ट इसकी 403 है। अभी हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई और पोर्ट देनी है तो दे दें, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है नॉन SSL HTTP के लिए और HTTPS के लिए 443 है। फिर MySQL है, MySQL सर्विस का नाम है MySQL और मेन पोर्ट है 3306। बाकी इसी तरह फाइल जिला, मरकरी और टॉम कैट की डिटेल आ रही है। तो ये आपको बता दिया मैंने। ये मैंने ओपन किया है सर्विस एंड पोर्ट सेटिंग से। इसी तरह और इसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। अगर मैं अपेची का एडमिन पैनल खोलूँ, देखें क्या खुलता है। ये वही वाला पैनल खुल गया दोबारा जो हमने ऑलरेडी खोला हुआ था। देन MySQL एडमिन पैनल, ये PHP माई एडमिन खोलेगा जो मैं वहाँ से भी खोल सकता हूँ। ये यहाँ से मैं PHP माई एडमिन क्लिक करके खोल सकता हूँ और वहाँ से जब मैं खोलूँगा तब भी यही वाला पेज खुलेगा। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो इसमें शेल, ये है शैम फॉर विंडोज़ के लिए। आपने अगर कमांड मोड में चीज़ें को रन करनी है तो आप उसके लिए ये कमांड विंडो यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें इसकी। इसके बाद ये एक्चुअल लोकेशन बताएगा कहाँ पे शैम सर्वर इंस्टॉल्ड है। ओके जी, अब आ जाते हैं हम PHP माई एडमिन पे। ज़्यादा काम यहाँ पे कर रहे होते हैं हम लोग PHP माई एडमिन में। Okay, so first of all you can see the top menu, databases, SQL, status, user accounts, export, import, setting, replication, variables and more. तो databases को पहले क्लिक करते हैं। डेटाबेसेस में आपको
ये लेफ्ट साइड पे भी डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं, और ये डेटाबेसेस फॉर एग्जांपल ये एक डेटाबेस है क्लासिक मॉडल्स के नाम से, और डेटाबेसेस यहाँ भी लिस्ट नज़र आ रही है आपको, क्लासिक मॉडल्स, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई डी बी पी डी ओ, माई एस क्यू एल डेटाबेस, और परफॉर्मेंस पी एच पी माई एडमिन। ये बेसिकली सारी माई एस क्यू एल की डेटाबेसेस हैं, उसके अंदर बनाई गई हैं मल्टीपल डेटाबेसेस। तो इसको जब हम खोलते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉय डेटाबेस खोलता हूँ, तो मुझे इसमें नजर आएंगे टेबल्स या व्यूज। आपको अगर डेटाबेस का कुछ ना कुछ आइडिया होगा, डेटाबेसेस के अंदर टेबल्स होते हैं। तो अब ये एम्प्लॉय डेटाबेस को खोला मैंने, इसमें टेबल्स हैं। टेबल्स है, एक टेबल है डिपार्टमेंट्स का, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट मैनेजर, एम्प्लॉयज़, salaries and titles. So these are few tables in employees. Views एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दें। डिपार्टमेंट्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, और मैं अब डिपार्टमेंट को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का राइट साइड पे टेबल खुल जाएगा, जस्ट लाइक एक्सेल टेबल। एक्सेल टेबल में इस टेबल को यहीं पे आप एडिट कर सकते हैं, रो को कॉपी कर सकते हैं, रो को डिलीट कर सकते हैं। ये इस रो की बात कर रहे हैं, जो पहली रो है उसको एडिट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। रो में जो डेटा पड़ा हुआ है, दो इसमें कॉलम है, एक कॉलम है डिपार्टमेंट नंबर के नाम से, और दूसरा कॉलम है डिपार्टमेंट नेम के नाम से। सो दिस टेबल हैज़ टू कॉलम्स। यहाँ पे देखें क्या लिखा है, ये एक लैंग्वेज है, एसक्यूएल कहते हैं हम। ये इसकी कमांड लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। मतलब क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं, स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स। तो ये कमांड एग्जीक्यूट हुई है, जिसकी वजह से टेबल का डेटा नज़र आ रहा है हमें। और कमांड ये कह रही है कि सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टेबल। इसका ये मतलब है, सेलेक्ट, आई रिपीट, सेलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम डिपार्टमेंट्स टेबल। अब अगर मैं एक कॉलम देखना चाहता हूँ तो फिर मुझे क्या लिखना चाहिए, ज़रा बताएं। व्हाट शुड आई राइट? सेलेक्ट डैश फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। ये स्टार लगा दिया इसने, लेकिन स्टार का मतलब है ऑल द कॉलम्स। इसमें सिंपल हम डिपार्टमेंट का नाम लिख देते हैं, DPT अंडरस्कोर नंबर। अब क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम का रिजल्ट देगा ये। सेमी कॉलन लगाते हैं और कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। ये लिखें, ऊपर लिखा हुआ है प्रेस कंट्रोल एंटर टू एग्जीक्यूट द क्यूरी। तो मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम नजर आ रहा है, दूसरा कॉलम गायब हो गया। तो दिस इज अ बेसिक सिंटैक्स, वी कॉल इट SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं इसको। और यहाँ पे हम SQL की कमांड लिख सकते हैं। अगर मैं दोबारा ये वाली कमांड लेता हूँ, ऊपर वाली, दोबारा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इसको, सेलेक्ट स्टार फॉर डिपार्टमेंट्स। तो अब दोनों कॉलम वापस आ जाएंगे। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर, डिपार्टमेंट नेम। इस डिपार्टमेंट को अगर मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से क्लिक करूँ तो यहाँ भी मुझे दो कॉलम नज़र आ जाएंगे। कॉलम्स को मैं प्लस करूँगा तो मुझे नज़र आ रहा है कि इसके अंदर दो कॉलम है, एक डिपार्टमेंट नेम के नाम से है और डिपार्टमेंट नंबर के नाम से दो कॉलम है। इसी तरह मैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का टेबल खोलता हूँ, लेट्स सी इसमें कितने कॉलम हैं। डिपार्टमेंट एम्प्लॉय में जो है 1 2 3 4, इसको हम देखते हैं खोल के क्या निकालता है ये।
तो ये आ गया डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर, फ्रॉम डेट एंड टू डेट, ये 4 कॉलम आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें ये देखें की का सिंबल बना हुआ है येलो कलर का, की सिंबल है, चाबी सी बनी हुई है। तो ये बेसिकली इसमें डेटाबेसेस में कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी की और सेकेंडरी की का कॉन्सेप्ट होता है। तो जिन कॉलम्स को हम की डिक्लेयर करते हैं वो कॉलम में की बनी हुई आ जाती है। जैसे ये जो ऊपर डिपार्टमेंट टेबल था, इसमें 2 कॉलम थे, इनमें से एक कॉलम की डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो ये और यहाँ पे भी की डिक्लेयर्ड है, तो की के लिए सिंबल चेंज हो जाता है, पर होता ये कॉलम ही है। एनी क्वेश्चन सो फार? कोई सवाल कुछ पूछ लिया करें, कितनों के लिए नई चीज होगी है। तो मेरे लिए। चलें आगे। जी सर चले। अच्छा जी, तो ये मैं बेसिकली आपको माई एसक्यूएल के टेबल डेटाबेसेस बताई हैं आपको। फॉर एग्जांपल हमें इस वक्त एक्सप्लोर कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ डेटाबेस को, और उसके अंदर टेबल्स हैं कुछ। तो हमने 2 टेबल्स देखे हैं, उनके कॉलम देखे हैं, और टेबल्स का डेटा भी फेच करके देखा हमने एसक्यूएल की कमांड देकर। तो ये काम अभी तक किया हमने। दीज आर वेरियस एसक्यूएल कमांड्स। तो होता यह है कि जब हमने डेटाबेस के साथ मैनिपुलेट करना होता है पीएचपी के ज़रिए, तो हम ये करते हैं कि पीएचपी में एसक्यूएल की कमांड्स लिखते हैं, तो उससे फिर डेटा फेच होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एसक्यूएल की कमांड लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉई। यहाँ पे आपको नजर आएगा क्रिएट पीएचपी कोड। ये मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये पीएचपी का कोड लिखा गया है। तकरीबन वही कमांड है, सिर्फ ये है कि इस कमांड को एक वेरिएबल में डाल दिया है। $SQL एक वेरिएबल है, उसके अंदर डाल दिया इस कमांड को। तो स्ट्रेट अवे मैं यहाँ कॉपी करके आई कैन टेक इट टू माई PHP पेज, जहाँ मैं कोड लिख रहा हूँ PHP जो फाइल है उसके अंदर ले जाऊँगा, वहाँ मैं जाके पेस्ट कर दूँगा और फर्दर फिर उस पर मैं काम करूँगा। सो दिस हाउ PHP वर्क्स विद MySQL. Any question? नो सर। अच्छा जी, तो कुछ डेटाबेस का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, एसक्यूएल का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एक लैंग्वेज होती है डेटाबेसेस से डेटा मैनिपुलेट करने के लिए। तो हम यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड्स दे सकते हैं। लेट मी राइट द सेम कमांड हेयर, देखते हैं क्या करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, देखते हैं एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता। नो डेटाबेस सिलेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, नो डेटाबेस इज सिलेक्टेड। तो हम इसको ये करते हैं कि पहले डेटाबेस सिलेक्ट करते हैं। तो डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए बताता हूँ ना, मैं सबसे पहले लिखूंगा यूज़। यूज़ डिपार्टमेंट्स, यूज़ सॉरी एम्प्लॉयज़ डेटाबेस का नाम है, सॉरी क्लियर कहाँ से होगा ये। ओके लेट मी गो बैक। ये डिपार्टमेंट टेबल है, मैंने डेटाबेस का नाम एम्प्लॉई है मेरी। सो आई विल राइट यूज़
एम्प्लॉइज देखते हैं क्या करता है। अच्छा जी, MySQL returned an empty result set, 0 rows। अच्छा, मैं एक और डेटाबेस सेलेक्ट करके देखता हूँ, क्लासिक मॉडल। यूज एम्प्लॉइज, एक दफ़ा मैं लिखूँ, क्यों गलती कर रहा हूँ, एम्प्लॉइज, यूज एम्प्लॉइज। अच्छा, अब ले लिया ऐसे एम्प्लॉइज यूज़ कर रहा है। अब हम इस पे फर्दर कोई एसक्यूएल देते हैं, यूज एम्प्लॉइज, देखो अभी आ रहा है। यूज एम्प्लॉइज, उसके बाद हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम मैं कहता हूँ कि टेबल है डिपार्टमेंट्स का। डिपार्टमेंट्स, लेट मी राइट इट हेयर, यही वाली कमांड लिखता हूँ मैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अच्छा, इसमें वो सिंगल कोड डालना था मैंने मेरे ख्याल में, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नियर डिपार्ट। स्पेलिंग तो नहीं गलत कर रहा मैं, स्पेलिंग ठीक है मेरे ख्याल में। लेट मी गो हियर, सेलेक्ट स्टार्ट, यही मैं उठा रहा हूँ, इसको चलना चाहिए। इसमें वो नहीं होता, लिखा हुआ भी आ रहा है। अभी एग्जीक्यूट हो गई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अगर मैं लेता हूँ सैलरीज, तो ऑलरेडी नीचे कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। So here I can see some data of salaries. तो ये कंसोल है, काम इधर भी करना चाहिए, ये मैं देख के आपको बताऊंगा, यहाँ पे करना चाहिए इसको, काम क्यों नहीं कर रहा। इट शुड वर्क हियर।
एग्जीक्यूट कर रहा है। बहरहाल इसको हम आज हमारा बेसिकली माई एसक्यूएल का लेक्चर नहीं है, इसको फिर कल आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली माई एसक्यूएल को हम यहाँ से फेच कर सकते हैं। इसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट इशू इज़ दैट ऑफ यूज़र अकाउंट्स। यूज़र अकाउंट्स, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे तो रूट्स का जो अकाउंट है, रूट का अकाउंट है, रूट यूज़र नेम है। यूज़र नेम लोकल होस्ट को एक्सेस कर सकता है, इसका फ़िलहाल कोई पासवर्ड नहीं डाला हुआ, ओ एंड इट हैज़ ऑल द प्रिविलेजेस। और अगर मैं इसकी प्रिविलेजेस को खोलता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि सारी प्रिविलेजेस चेक हुई हुई हैं, दैट इट कैन डू एनीथिंग, रूट यूज़र कैन डू एनीथिंग। तो इसी तरह हम अपने यूज़र डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने यूज़र भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको हम फिर लेकिन है कि हम सारे को एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम रूट लेके यूज़ कर लेंगे, ताकि हम बेसिकली पर्पस इज़ टू अंडरस्टैंड पीएचपी। तो ज़्यादा फोकस हमारा माई एसक्यूएल पे नहीं होगा, पीएचपी पे होगा। तो वी विल यूज़ रूट यूज़र नेम विद नो पासवर्ड टू एग्जीक्यूट ऑल द क्यूरीज। इसके बाद डेटाबेस को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं आप। और ये दो चीज़ें जनरली यूज़ नहीं होती, पर अकाउंट ज़रूरी चीज़ है। डेटाबेस का जनरल आइडिया, एसक्यूएल का, ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए। तो ये मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया, आप चलते हैं आगे। अच्छा, जैम्प का टॉपिक मैंने कवर कर लिया। You have to install XAMPP is an easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, Perl. Just download and start the installer. ये मैंने पूरा XAMPP का आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, एडमिन पैनल दिखा दिया। इसके बाद आ जाएं आप इंस्टॉल डीबग। PHP डीबग भी करनी होती है, तो इसको डीबग करने के लिए हमें Xdebug को इंस्टॉल करना पड़ता है। Xdebug is an extension for PHP and provides a range of features to improve the PHP development experience. अगर इसको खोलूँ मैं तो ये बेसिकली इसका होम पेज है Xdebug का। और इसको इंस्टॉल करने का जो तरीका होता है वो ये है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। XAMPP मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको, अब आ गया Xdebug। Xdebug के लिए अगर आपको, जैसे मैंने आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बताया था, तो आपने पहली बात तो यह है कि आपने अगर Apache यूज़ करना है तो देन यू हैव टू स्टॉप IIS। तो IIS को स्टॉप करेंगे तो फिर Apache चलेगा आपका, तो Apache को ऑन करेंगे आप, वरना क्योंकि लोकल होस्ट पे वो चल रहा था ना। तो अपने Apache IIS को अगर चल रहा है आपका, उसको शट डाउन करेंगे, देन यू विल स्टार्ट Apache। और फिर आप लोकल होस्ट करेंगे तो ये वाला यूआरएल खुल जाता है खुद ब खुद। ये मैंने दिखा दिया आपको, HTTP localhost dashboard। देन यू हैव टू गो टू PHP इंफॉर्मेशन टैब। ये टैब मैं आपको दिखाता हूँ। ये लोकल होस्ट है, ये मैं होम पे जाता हूँ। I go to simply let me write localhost। ये लोकल होस्ट पे गया तो ये लोकल डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ पे एक PHP इंफॉर्मेशन नजर आ रहा है आपको।
ये अब जो भी इसकी सेटिंग है वो सारी सेटिंग पीएचपी की जो है वो यहाँ पे आ रही होती है। तो ये सारी की सारी सेटिंग आपने क्या करना है, कॉपी करनी है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल ए होता है। कंट्रोल ए करेंगे तो ये पूरे का पूरा पेज में जितना भी कंटेंट है सारा कंटेंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कंट्रोल सी कर लें तो सारा कंटेंट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने XDBAC में विज़ार्ड में जाना है। विज़ार्ड, XDBAC डीबग विज़ार्ड। जब विज़ार्ड में जाएंगे तो ये आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा काफ़ी बड़ा सारा। आपने जो कुछ भी कॉपी किया PHP वाले PHP इन्फो से वो आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। कंट्रोल V किया मैंने, पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ये पेस्ट करके मैंने यहाँ पे लिखना है एनालाइज माई PHP इंफॉर्मेशन आउटपुट। अच्छा, अब ये सारी डिटेल बताएगा कि आपको XDBUG को इंस्टॉल करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो ये एक तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अभी मेरा XDBUG ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने XDBUG इंस्टॉल किया हुआ है 3.0.4। ये सब बाकी इन्फॉर्मेशन भी है इसमें। PHP का वर्जन 8.0.6 है और कॉन्फ़िगरेशन फाइल की लोकेशन ये है, PHP ANI की लोकेशन ये है और जो एक्सटेंशन डायरेक्टरी है उसकी लोकेशन ये है। और आर्किटेक्चर 64 है। अपैची हमारा जो वेब सर्वर है ये है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो लिखा हुआ आ रहा है यू आर ऑलरेडी रनिंग लेटेस्ट HDBAC वर्जन बट देर आर इंस्ट्रक्शंस एनीवे। तो आपने करना क्या होता है कि फर्स्ट टाइम आपका XDBUG इंस्टॉल नहीं होता तो ये वाली इंस्ट्रक्शन आ रही होती हैं सारी। तो इंस्ट्रक्शन क्या है, डाउनलोड करें ये वाली PHP DLL। ये जो भी रेलिवेंट DLL होगी वो आपको लिंक दे देगा। मैं क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी। तो ये DLL तो ये देखिए ये DLL खुल गई है। ये मैं सेव कर लूँगा DLL को। अब ये बता रहा है कि जी मूव एंड डाउनलोड द फाइल टू F। वो अब लोकेशन आपको बताएगा URL। वो देखेगा रैम किस फोल्डर में इंस्टॉल्ड है, उस हिसाब से जो रैम PHP के अंदर एक्सटेंशन फोल्डर होगा, ये बेसिकली एक्सटेंशन फोल्डर में रखनी होती है। तो एक्सटेंशन फोल्डर की लोकेशन बताएगा आपको कि यहाँ पे ये पेस्ट कर दें DLL। इसके बाद PHP की INI फाइल को अपडेट करना होगा। इसकी भी लोकेशन ये PHP फोल्डर में पड़ी हुई है। उसके अंदर जाके ये चीज़ लिखनी होती है जेंड एक्सटेंशन F। ये जो भी है ये सारा कॉपी पेस्ट करना होता है। जाके पेस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको। इसकी मैंने वीडियोस भी टीम्स के अपने टीम के ऊपर रख दिए हैं। अगर वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख लें, मैंने आपको दिखा दिया है। मैं PHP INI को खोल के दिखा देता हूँ। PHP INI ये पड़ी हुई है PHP INI। इसको मैं अगर खोल लूँ कोड से तो ये जो वीडियो देखेंगे तो वो बताएगा कि आपको ये चीज़ें आपने, जब XDBUG का देखेंगे फोल्डर उसमें भी बताएगा। बहरहाल ये जो चीज़ें ये कॉपी की हैं एक्स्ट्रा ला के PHP INI है, उसमें ये वाली फ़ाइल भी डली हुई है। ये वाली फ़ाइल
बाकी एक दो चीज़ें और भी डाली हैं, वो बताता हूँ कहाँ से। वीडियो में वहाँ से भी देख सकते हैं, और VS कोड में भी है एक जगह। अच्छा, ये जब कर लेंगे तो XDebug इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये सारा मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे। गो टू PHP info टैब, कॉपी होल पेज विद कंट्रोल A, copy to XDebug wizard, paste the PHP info page content in the text area box, and press analyze my PHP information out button. You will be given instructions to install XDebug. Further demo can be seen in this video. तो XDebug बता दिया आपको। इसके बाद एक और एप्लीकेशन है, इट इज़ कॉल्ड PHP debug, विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो विजुअल स्टूडियो कोड में आपको खोल के दिखाता हूँ। ओपन विथ कोड। अच्छा, इसमें हम जाएंगे एप्लीकेशंस वाले टैब में। तो ये आपको इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं, इसके अंदर आपको नज़र आएगा PHP debug भी। आपको क्योंकि इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको यहाँ पे सर्च में डालना होगा PHP debug। तो ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी आपको। ये इसका सिंबल है PHP debug बाय फ्लेक्स बैकर। और इसकी डाउनलोड्स देखें कितने ज़्यादा हैं, 4.7 मिलियन। अच्छा, इसमें फिर ये कुछ वीडियो डली हुई है, फिर इसके अंदर इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है। ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बता रहा है कि आपको XDebug पहले इंस्टॉल करना है, उसके बाद ये उसका क्लाइंट है PHP debug। और इसमें फिर ये बताया हुआ है कि जी आपने XDebug के लिए 3.0 के लिए ये चीज़ें आपने डालनी होंगी। ये डाल देंगे, अगर X.2 वर्जन 2 है तो ये चीज़ें डालनी होंगी आपने। इसके बाद ये बताता है कि आप 3 तरीके से डिबगिंग कर सकते हैं, लिसन टू XDebug, लॉन्च करंटली ओपन स्क्रिप्ट, एंड लॉन्च बिल्ट इन वेब सर्वर। इसका मैं डेमो देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें तो हमने करना क्या होगा कि हमने इसने बेसिकली ये 2-3 लाइन का कोड डालना होता है कोई PHP INI के अंदर, जैसे ये लिखा हुआ है और मैंने आपको दिखाया भी था अभी। तो ये करेंगे तो तब ये हमारा इस पे काम करने के काबिल हो जाएगा। So you have 3 options. One option is to launch currently open script. This setting is an example of CLI debugging, यानी कमांड लाइन पे। दूसरा है listen for XDebug. This setting will give simply start listening on specific port. और तीसरा है लॉन्च बिल्ट इन वेब सर्वर। ये तीसरी सेटिंग है। तो पहली दो मैं आपको दिखाऊंगा डेमो, तीसरी को आपने खुद एक्सप्लोर करना होगा। ओके, लेट मी शो यू द डेमो। पहले मैंने फाइल वाले में फोल्डर में क्लिक किया तो ये मेरा htdocs वाला फोल्डर खुला हुआ है, जो बेसिकली लोकल होस्ट का लोकेशन है मेरी। ये वो वाला फोल्डर खुला हुआ है। अब इसके अंदर लेट मी गिव यू द डेमो फॉर PHP का फोल्डर में गया मैं। PHP का फोल्डर खोल लेता हूँ, ये बंद कर रहा हूँ।
इसके अंदर PHP में गया नहीं, तो क्योंकि PHP पे काम कर रहे हैं हम, PHP का फोल्डर खोल लेते हैं, थोड़ा काम क्लटर काम हो जाएगा। सो दिस इज PHP के फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर है MySQL PHP, एक फोल्डर है MySQL PHP फॉर्म्स, और दो फाइलें मैंने PHP की रखी हुई हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग टेस्ट एंड टेस्ट PHP। तो ये मैं एक फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको। ये स्ट्रिंग टेस्ट PHP फाइल खोली है मैंने, इसको मैं डीबग करके दिखाता हूँ आपको। अच्छा, सबसे पहले हमने ये करना होगा कि हमने ये डीबग वाला टैब है, ये वाला रन एंड डीबग, इसको मैं क्लिक करूँगा और इसके अंदर में ये दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लिसन फॉर XDebug और लॉन्च करंटली ओपन स्क्रिप्ट। तो ये मैं पहले वाला ये देता हूँ, ये थोड़ा सिंपल है, और मैं इसको, ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है कुछ वैसे ही डेमो के लिए, और ये मैं ये बटन दबाऊंगा यहाँ से, स्टार्ट डीबगिंग। तो आपको नज़र आएगा कि ये मेरा ब्रेक पॉइंट पे आके रुक गया है कंपाइलर। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो लोकल वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, $num, $t, $text। अभी किसी में अंदर कोई वो नहीं है, वेरिएबल नहीं डाला। मैं थोड़ा सा आगे चलाता हूँ इसको। सो नंबर में 2 आ गया इस लाइन से, अब ब्रेक पॉइंट लगने लगा है। अच्छा, साथ ही साथ नीचे भी देखें, जो PHP फाइल है 2 प्रिंट हो गया, इस इको $num से 2 प्रिंट हो गया है, और वेरिएबल में num में आ गया 2। अगली लाइन पे चलते हैं, ये ब्रेक पॉइंट का BR आ गया। उसके बाद एक इसके अंदर इसका होता है मेथड वेरिएबल डंप, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। वेरिएबल डंप क्या कर रहा होता है कि आपको डेटा टाइप बताता है और क्वांटिटी बताता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये लिखा हुआ आ गया है यहाँ पे इंट ब्रैकेट में 2, यानी कि इसकी वैल्यू 2 है नंबर की, नंबर वेरिएबल की, और इसकी टाइप इंटीजर है। ये वेरिएबल डंप से ही हो रहा होता है। इसके बाद आई एम इकोइंग BR, यानी कि मैं एक और BR प्रिंट करने जा रहा हूँ फॉर नेक्स्ट लाइन। ये बेसिकली HTML का टैग है। अभी देखें HTML फाइल तैयार हो रही है हमारी, ये हमारी HTML फाइल तैयार हो रही है साथ साथ। अब आ गए हम नेक्स्ट लाइन पे, ये एग्जीक्यूट होगी तो $text में क्या आ जाएगा, ये $text में लिखा हुआ आ गया myschool.com, ये चीज़ इस पे कॉपी हो गई है। अब इको में हम लिखेंगे आई लव $text, ये मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये नीचे फाइल में भी आ गया है आई लव W3 स्कूल। और इसके बाद फिर एक ब्रेक लाइन लगा रहे हैं। अब हम डेट और साथ आवरली फॉर्मेट में इस वक्त क्या डेट चल रही है वो ले जाएगा वेरिएबल टी में। अभी वेरिएबल टी इस वक्त अनइनिशियलाइज्ड है, ये वेरिएबल टी में 15 आ गया है। ठीक है जी। अब हम कहते हैं कि जी ये अगर $t 20 से कम है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो। इस वक्त क्योंकि वैल्यू इसकी 15 है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ये वॉच में देखूंगा तो नहीं डाला होगा, मैं वॉच विंडो में डाल भी सकता हूँ, ये एक्सपेंशन में डाल सकता हूँ वॉच विंडो में। गेटिंग अ ट्रू वैल्यू, इसका मतलब है कि इफ स्टेटमेंट के अंदर ये इको में कंट्रोल जाएगा और ये प्रिंट होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये मैं बटन दबाता हूँ और ये हैव अ गुड डे प्रिंट हो गया। इसके बाद बॉडी का टैग क्लोज हो रहा है, एंड दैट्स ऑल। ये पूरी फाइल डीबग होगी PHP की।
So this is a demo of PHP using currently open script. अब अगर मैंने यूज़ करना है लिसन, अगर मैंने ब्राउज़र यूज़ करना है तो देन आई हैव टू गो फॉर लिसन फॉर XDebug. ये मैं इसको क्लिक करता हूँ और प्ले का बटन दबाता हूँ, तो नीचे देखें येलो स्ट्रिप आ गई है, लिसन टू XDebug PHP. तो फाइल जो है कॉपी, मैं यहाँ से क्या करने लगा हूँ, कॉपी पाथ. अच्छा, मैं इस फाइल को मैंने अभी ब्राउज़र में खोलना है, तो ब्राउज़र में मैं ये करूँगा कि मैं ये पाथ पूरा मैंने कॉपी कर लिया, ये पूरा मैंने इसका पाथ कॉपी कर लिया है. लेकिन मैंने अगर मैं इसका एग्जीक्यूट करूँगा तो ये वाया सर्वर एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगी. और लेकिन मैंने वाया सर्वर इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मुझे ये पता है कि htdocs तक ये जितना पोर्शन अभी मैंने सेलेक्ट किया है fram htdocs, ये बेसिकली जो फोल्डर है ये लोकल होस्ट का फोल्डर है. तो मैं इसको क्लिक करता हूँ. अच्छा, मैंने इसको क्लिक किया तो वो मेरा पेज एग्जीक्यूट नहीं हुआ. पेज इसलिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ कि ये मेरा यहाँ पे डिबगिंग शुरू हो गई है, क्योंकि ये पेज जब पूरा ये नीचे एग्जीक्यूट होगा तो पेज पे कुछ प्रिंट हुआ आएगा. सो लेट मी ओपन द सेम पेज साइड बाय साइड. ये साइड बाय साइड खोल दिया मैंने पेज, और मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ. डिफरेंट वैल्यूज सेट हो रही हैं. देखें अभी तक पेज पे कुछ नहीं आया, क्योंकि ये अभी सर्वर पे प्रोसेसिंग हो रही है. दिस इज बैक एंड प्रोसेसिंग. ये सर्वर प्रोसेस कर रहा है, सर्वर प्रोसेस करके फिर पूरा पेज तैयार करके फिर थ्रो करेगा क्लाइंट को. तो क्लाइंट को अभी कुछ रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि अभी सर्वर में प्रोसेसिंग हो रही है. ये देखिए, जैसे ही बॉडी टैग क्लोज हुआ, जैसे ही बॉडी टैग क्लोज हुआ है, डायरेक्ट उसने पूरे का पूरा HTML पेज थ्रो कर दिया है क्लाइंट को वापस. तो this is how the second way of debugging works with the web server, that is listen from XDebug. तो 2 डेमो दे दिए आपको मैंने डिबगिंग के. इसके बाद ये डेमो दे दिए मैंने. एक डेमो आप पे छोड़ दिए, आपने इसको एक्सप्लोर करना है. ओके, सो इट एंड्स विद द डेमो. अब थोड़ा सा हम सिंटैक्स देख लेते हैं PHP का. PHP के फंक्शंस, हाउ वी राइट फंक्शंस ऑफ PHP. PHP बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं. The real power of PHP comes from its functions. Class. अच्छा, PHP has over 1000 built-in functions. 1000 built-in functions. इसके functions को यूज करना, इसका एक्सपोजर होना ज़रूरी है टू बिकम अ प्रोफिशिएंट PHP डेवलपर. इसके फंक्शंस का मैं एक नज़र दिखा देता हूँ आपको. पेज ये अब डिफरेंट कैटेगरीज के फंक्शन हैं, क्योंकि फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं तो इन्होंने कैटेगरीज बना दी हैं. एरे रिलेटेड फंक्शंस हैं, एक्सेप्शन रिलेटेड, फाइल सिस्टम रिलेटेड, फिल्टर, FTP, मेल वगैरह वगैरह बेशुमार चीज़ें हैं. स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन हैं, कैलेंडर बनाना है, डेट बनाना है वगैरह, डायरेक्टरी,
बहुत सारे फंक्शन है। चलो हम स्ट्रिंग वाले को खोल के देखते हैं। स्ट्रिंग फंक्शन, दीज आर बिल्ट इन फंक्शंस। So we have opened string function. Let's see few of these जो familiar हो आप। CHR returns character from specified ASCII value। इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो एक एग्जांपल भी मिल जाएगी आपको। वेटिंग फॉर, खोला नहीं है ऐसे अभी तक। ये PHP CHR फंक्शन returns character from different ASCII values। फॉर एग्जाम्पल हम 52 लिखेंगे इको CHR 52, तो ये डेसिमल रिटर्न करेगा। CHR 052 करूँगा तो ऑक्टल वैल्यू, और 0x52 लिखूँगा तो हेक्स वैल्यू रिटर्न करेगा। इसको देख लेते हैं खोल कर क्या करता है। तो 52 से रिटर्न हो रहा है 4, 052 से बेसिकली ऑक्टल वैल्यूज होती हैं, तो इसके लिए स्टेरिक रिटर्न हो रहा है, और हेक्सा 52 से आर रिटर्न हो रहा है। तो इसी तरह बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड एक्स कैलकुलेट्स द साउंड एक्स की ऑफ द स्ट्रिंग, ये डेटाबेस में यूज हो रही होती है। और ये स्ट्रिंग फंक्शन है डिफरेंट स्ट्रिंग आर कैरेक्टर फाइंड्स लास्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग इनसाइड अनदर स्ट्रिंग। तो इसका बहुत सारे फंक्शन है, बेताजा फंक्शन है विच रिक्वायर्स सम टाइम, so that you should make appropriate use of these functions। तो as a proficient PHP developer आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए, कम से कम 50% फंक्शन देखे होने चाहिए आपने। डायरेक्टरी वाला देखते हैं। Directory function allows you to retrieve information about directories and their content। CHRDIR changes the current directory, DIR returns instance of directory class। तो इस तरह बहुत सारे फंक्शन हैं। तो ये फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं, इसी वजह से PHP पॉपुलर है कि बहुत सारे काम आप फंक्शन कॉल करके कर सकते हैं। Okay, so you can also make your own functions. We call them user-defined functions। So beside इसका syntax क्या है? Function, then function name with parentheses and then code to be executed। और ये देखें एग्जाम्पल फंक्शन की। फंक्शन बनाया है हमने, नाम रखा है इसका फैमिली नेम, और ये प्रिंट करेगा फर्स्ट नेम, इसको हम पास करेंगे, और फैमिली नेम ऑलरेडी हमने फिक्स किया हुआ है रेफनेस। तो ये फंक्शन 5 दफ़ा कॉल हो रहा है, 1 2 3 4 5। पहली दफ़ा कॉल हुआ तो लिखा हुआ आ गया जानी रेफनेस, दूसरी पर आया ये हिगी और रेफनेस मिल गया, फिर ये तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया। सो दिस इज़ टिपिकल एग्जांपल। कोई सिंटैक्स में भी डिफरेंस नहीं है, वैसे ये जैसे सी का होता है।
Okay, PHP is a loosely typed language. So notice that we did not have to tell PHP which data type is the variable is. जनरली आप टाइप स्पेसिफाई नहीं करते, वो खुद पिक कर लेता है, जैसे सावा जावास्क्रिप्ट में कर लेता है, इन्फर कर लेता है वैल्यू इनिशियलाइजेशन वैल्यू से. ओके, PHP automatically associates a data type to variable depending on its value. In PHP 7, type declaration was added. This gives us an option to specify the expected data type when declaring function, and by adding the strict declaration. So it will throw a fatal error. अगर डेटा टाइप के लिए हम स्ट्रिक्ट का कीवर्ड यूज करेंगे तो फिर ये डेटा टाइप चेक करेगा, और अगर डेटा टाइप ठीक नहीं है तो फैटल एरर रिटर्न करेगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन, जो PHP पेज की फर्स्ट लाइन है, इसके अंदर हमने लिखा है डिक्लेयर ब्रैकेट में स्ट्रिक्ट टाइप इज इक्वल टू 1. तो जब हम ये करेंगे स्ट्रिक्ट टाइप इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है अब ये डेटा टाइप्स को चेक करेगा, और डेटा टाइप अगर गलत होगी तो ये फैटल एरर रिटर्न करेगा. यहाँ पे जो नीचे एग्जांपल है, इसमें 2 फ्लोट वैल्यूज हैं और ये रिटर्न कर रहा है फ्लोट वैल्यू. तो फ्लोट वैल्यूज आई, ऐड हुई, ऐड होके रिटर्न होगी फ्लोट वैल्यू. देयर इज नो एरर इन द कोड. और यहाँ पे मेथड कॉल कर रहे हैं ऐड नंबर्स 1.2 5.2 एंड इट विल रिटर्न दी फ्लोटिंग वैल्यू, दोनों को ऐड करके. तो इसी तरह फॉलोइंग एग्जांपल शोज हाउ टू यूज अ डिफॉल्ट पैरामीटर. If we call the function set height without argument, it takes default value 50. अच्छा, आर्गूमेंट की डिफॉल्ट वैल्यू डालनी हो तो ये तरीका है, इंटीजर मिनिमम हाइट इज इक्वल टू 50. तो आपने अगर आप मिनिमम हाइट की वैल्यू पास नहीं करेंगे, मिनिमम हाइट का पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो ये 50 उठा लेगा डिफॉल्ट वैल्यू, वो साइन कर देगा इसको. तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ setting default value in the arguments. I hope you liked it, the way of declaring default value in PHP functions. Okay, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू की एग्जांपल है. ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे दे सकते हैं हम? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने सेट हाइट में एग्जांपल में नीचे देखें तो सेकंड एग्जांपल में सेट हाइट में मैंने पैरामीटर पास नहीं किया, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 50 लेके उसको रिटर्न कर रहा है. तो यहाँ हाइट इज 50 लिखा हुआ आ गया. बाकी जो वैल्यूज़ हमने पास की हैं तो वो वही वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है. ओके, द लेट फंक्शन रिटर्न वैल्यू यूज अ रिटर्न स्टेटमेंट. अगर वैल्यू रिटर्न करनी है तो रिटर्न स्टेटमेंट यूज होती है, जैसे यहाँ पे नजर आ रही है आपको. आर्गुमेंट को आप बाई रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, लाइक सी. आर्गुमेंट कैन बी पास बाई रेफरेंस. सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है. इसमें सिंटैक्स में हमने यहाँ पे एम्परसेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, पैरामीटर में आर्गुमेंट एम्परसेंट वैल्यू डालेंगे, और सिंपली हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं डॉलर वैल्यू, पैरामीटर में एम्परसेंट डाल दिया है. तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने नंबर डिक्लेयर किया है फंक्शन से बाहर, ये नंबर की वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ बाई रेफरेंस. तो जब मैं वैल्यू की वैल्यू
फेच करूँगा नंबर की तो ये मुझे वैल्यू मिलेगी 7, इसमें 5 भी ऐड हो गया। Why? Because it is by reference. Any question on this slide? No, sir. No, sir. Okay, so अभी फंक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एरेज भी देख लेते हैं, एरेज का सिंटैक्स। In PHP, the arrays function is used to create array, and in PHP there are 3 types of arrays. First category is called indexed arrays. These are arrays with numeric index. Then the other one is called associative arrays, arrays with named keys. And then multi-dimensional arrays. These arrays contain one or more arrays. यानी कि array के अंदर array होगी तो multi-dimensional array कहेंगे इसको। तो पहले देखें पहली एग्जांपल इंडेक्स्ड array की। टिपिकल C लाइक सिंटैक्स है। array 3 एलिमेंट हैं इसके, वॉल्वो कॉमा BMW कॉमा टोयोटा। अब इनको अगर हमने फेच करना है एलिमेंट्स को तो हम यूज़ करेंगे इंडेक्स, न्यूमेरिक इंडेक्स। 0 इंडेक्स से शुरू होता है तो 0 1 2 इस तरह करके हम इनके एलिमेंट्स की वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। यहाँ पे देखें एग्जांपल, हम PHP पेज में इको कर रहे हैं आई लाइक कार्स 0। कार 0 का मतलब है वॉल्वो, कॉमा कार्स 1 मतलब है BMW, एंड कार्स 2 ओके। सो अच्छा, यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करनी हो तो डॉट यूज किया जाता है। दिस इज इंटरेस्टिंग। जैसे हम C में यूज करते हैं प्लस कंकैटिनेशन के लिए, यहाँ पे डॉट यूज होता है। तो ये स्ट्रिंग है, आई लाइक स्ट्रिंग है, डॉट वेरिएबल नेम, डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग, डॉट नेक्स्ट वेरिएबल, डॉट स्ट्रिंग, डॉट वेरिएबल, डॉट स्ट्रिंग। So this is how we concatenate and develop a string. Any question on this slide? लूपिंग कर सकते हैं एरेज को लूप के जरिए। फॉर लूप टिपिकल फॉर लूप है जो स्टैंडर्ड फॉर लूप होता है, और हम कर रहे हैं इको कार्स x, तो ये उठाएगा 0 1 2 3, कार 0 कार 1 कार 2 कार 3। इंडेक्स यूज होगा इस तरह, लूप इस तरह यूज होगा। Then associative array. This is something specific to PHP. For example, ये array है, हम कहते हैं जी इसकी की है पीटर, वैल्यू 35, बेन की वैल्यू 37, जो की वैल्यू 34। तो ये पी वैल्यू की वैल्यू पेयर। और मैंने एक्सेस करना है तो फिर मैं की डालूंगा, इंडेक्स नहीं डालूंगा। एज पीटर 35 आ जाएगा वैल्यू, एज बेन 37 वैल्यू, एज जो 37 वैल्यू। ओके, तो ये एग्जांपल एसोसिएटिव एरे की नजर आ रही है आपको। ये एक एरे बनाई हमने, एरे पीटर 35 बेन 37 जो 37, इको पीटर इज एज पीटर, तो सिर्फ पीटर की एज रिटर्न हो रही है। पीटर की एज रिटर्न हो रही है, दैट इज पीटर 35 years old. So Peter is 35 years old and dots are placed with the string. Any question on this slide? Then same another we can also use for each loop. For each loop में syntax देखें इसका किस तरह का है। array का नाम है age, तो हम लिख रहे हैं age
as then $x मीन्स एरे में से एक एक करके वैल्यू उठाएगा और इस वेरिएबल में डालेगा x में। एरे पूरी जो है वो एज है। जब ये फॉर ईच लूप चलेगा तो एक एक एलिमेंट उठा के डालेगा $x वेरिएबल के अंदर, उसकी वैल्यू उठाएगा और x में डालेगा। और इको की डॉट एज की इज इक्वल टू $x एंड वैल्यू इक्वल टू x वैल्यू। नेक्स्ट का मल्टी डायमेंशनल एरेज। ये एरेज सी में भी होती हैं। वी कैन क्रिएट 3 डायमेंशनल एरेज, 4 डायमेंशनल एरेज। ये काम यहाँ भी कर सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल वॉल्वो है, वॉल्वो के स्टॉक 22 हैं और सोल्ड हुई हैं 18। तो ये एरे है जो आउटर एरे है उसका नाम है कार्स एरे के अंदर मैंने एक एरे रखी है वॉल्वो 2218, देन BMW वाली एरे है, फिर सैब वाली एरे है और लैंड क्रूजर एरे है। सो 4 एरेज आर enclosed in an outer array called cars. So it is an example of multi-dimensional array. इसको अगर हमने आइटरेट करना है तो हम ये इस तरीके से वैल्यूज यूज करते हैं। सी में भी ऐसे ही होता है। मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम इस तरीके से करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स देन सेकंड इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स सेकंड इंडेक्स। तो एक तरीका ये हो सकता है, दूसरा फॉर लूप भी लगा सकते हैं। फॉर लूप के जरिए भी 2 फॉर लूप लगा लें, एक आउटर और इनर, तो वो हम उसका कर सकते हैं। तो दिस सो टुमारो विल स्टार्ट PHP फॉर्म्स। PHP फॉर्म डिस्कस करेंगे कल। एनी क्वेश्चन इन दिस लेक्चर? तो आपको इस लेक्चर में मैंने बेसिकली एक तो डेमो दिया है PHP की डीबगिंग का। डेमो में 2 तरीके से, एक ब्राउज़र के थ्रू, दूसरी CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू डेमो दिया है, और इंस्टॉलेशन का डेमो दिया है। शैम्प इन्वायरमेंट कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसमें क्या कुछ होता है, थोड़ा सा उसके एडमिन पैनल का ओवरव्यू दिया है। PHP थोड़ी सी एग्जीक्यूट करके दिखाई है, और PHP इन्फो फाइल का थोड़ा सा बताया है, और थोड़ी सी SQL क्यूरीज एग्जीक्यूट करके दिखाई हैं। सो आई थिंक देयर वाज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टुडेज लेक्चर। तो एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ जी, हाँ जी, मोहम्मद अवैस। यस सर। यस सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नहीं सर। आपने असाइनमेंट सारी जमा कराई हैं? सर एक जमा कराई है, दूसरी आज करवानी है। यार 3 दी हुई है मैंने, आप दूसरी जमा करा रहे हैं। आप में से असाइनमेंट्स जमा करवाएं। ये आपका बड़ा, आपके लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इवन मैकेट्रॉनिक्स, सारे स्टूडेंट्स को जॉब मिल रही है सॉफ्टवेयर में ही। तो ये बड़ा अच्छा कोर्स है आपके लिए। इट विल मेक यू मार्केट रेडी। और ये एक्सपोजर आपको अगर हो जाएगा, असाइनमेंट्स वगैरह कर लेंगे, थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो इट विल हेल्प यू। तो आप इसलिए असाइनमेंट्स इम्पोर्टेंट है। असाइनमेंट्स आप करें, लेट भी हो गया कोई बात नहीं, जमा कराएं आप असाइनमेंट्स करें, अल्लाह का नाम लेकर। जिस हद तक टाइम है उतनी कर लें, अगर 100% नहीं भी कर सकते तो, लेकिन असाइनमेंट्स लाजमी करें। इस कोर्स को हल्का ना लें। ये कोर्स हो सकता है आपके उसमें शायद काउंट नहीं होगा CGA पे में, लेकिन ये कोर्स आपको मार्केट में बड़ा काउंट होगा, मार्केट में आपको बहुत इसकी फ़ायदा होगा। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा कि आप जिन्होंने असाइनमेंट्स जमा नहीं कराई, वो असाइनमेंट्स जमा करवा दें। लेट हो गए कोई बात नहीं, फिर भी जमा करवाएं। ठीक है? ठीक है सर। हाँ चलें, तो इंशाल्लाह फिर कल
नेक्स्ट हम PHP फॉर्म्स को देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब